Benzene and polynuclear hydrocarbons containing more than two benzene rings fused together are toxic and said to possess cancer-producing carcinogenic property. Now poly means many, लेकिन यहाँ पे आपको उसको precisely more than two समझना होगा. एंड न्यूक्लियर मीन्स सेंटर, जैसे न्यूक्लियर सेंटर होता है किसी भी एटम का, मीन्स किसी भी कंपाउंड में अगर दो से ज़्यादा मीन्स एटलीस्ट 3 सेंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसको पोली न्यूक्लियर बोल सकते हैं. जैसे कि एंथ्रासीन में होता है, उसमें 3 सेंटर्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे जितने भी कार्सिनोजेंस के एग्जाम्पल लिए गए हैं उनमें एटलीस्ट 4 हैं सेंटर्स, 4 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं. तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 लिखा गया है. तो ये जो एंड है इससे आपको कॉम्बिनेशन की तरह समझना होगा. मीन्स बेंजीन प्लस पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स मोर देन 2, यानी एटलीस्ट 3 यहाँ से और 1 बेंजीन, तब हो जाएंगे टोटल 4 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर. इवन दो बेंजीन अलोन भी हाईली टॉक्सिक होता है. इवन सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हाईली टॉक्सिक होते हैं. दिस लाइन विल गेट टू सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. Such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic materials like tobacco, कोल एंड पेट्रोलियम. अब कंप्लीट कम्बशन से तो हम जानते हैं CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है, तो कम्बशन तो इनकम्प्लीट ही होना है अगर कार्सिनोजेंस उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं. लेकिन किन सब्सटेंसेस के कम्बशन से ये प्रोड्यूस हो रहा है ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ETC कहीं नहीं लिखा गया. यहाँ पे 3 स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं सब्सटेंसेस. पहला टबैको है, एंड ये हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बायोलॉजी में. टबैको कोज करता है लंग कैंसर को, तो ये कार्सिनोजन होता है, ये हमें वहाँ से क्लियर हो जाएगा. एंड टबैको की एंडिंग में को आता है विच इज़ कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द कोल, तो इसी के साथ ये एग्जांपल कोल का याद हो जाएगा. एंड कोल की एंडिंग ओल से होती है एंड पेट्रोल की एंडिंग भी ओल से, तो ये एग्जांपल कोल के साथ आपको लर्न हो जाएगा. दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फाइनली डैमेज DNA एंड कोज कैंसर. अब कैंसर करने के लिए DNA का डैमेज होना बहुत ज़रूरी है. ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आपको लाइन मिल जाएगी, आई थिंक म्यूटेशन सेक्शन के अंडर है ये. क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स. एब्रेशंस होती हैं एब्रप्ट चेंजेस. अब DNA में जब एब्रप्ट चेंज आएगा उसी को डैमेज इन DNA बोलते हैं. एंड DNA हम जानते हैं बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, विच इंटर्न आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस. एंड नाइट्रोजिनस बेसिस में बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है. एंड यहाँ पे भी जितने एग्जांपल गिवन है कार्सिनोजेंस के, वहाँ पे कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है बेंजीन रिंग्स के अंदर. इसका मतलब इस न्यूक्लियोटाइड्स में जो बेस दिया हुआ है नाइट्रोजन बेस, उसमें कन्वर्जन होने के लिए इन रिंग्स का कुछ रिएक्शन होनी होगी, तब जाके उस बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा हो पाएगा एंड चेंज कर पाएगा ओरिजिनल DNA के न्यूक्लियोटाइड से ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस वाला नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. एब्रप्ट चेंज यानी DNA फिर उस केस में डैमेज हो जाएगा. तो टू बी एबल टू डैमेज दिस DNA दीज कार्सिनोजेंस हैज़ टू अंडरगो सम रिएक्शंस, उन्हीं को यहाँ पे बायोकेमिकल चेंज रिएक्शंस बोला गया है. आगे एग्जांपल्स गिवन हैं इन कार्सिनोजेंस के, एंड आपको इनके नाम से इनके स्ट्रक्चर रिलेट करना आना चाहिए. ये पूछी जा सकती है, स्ट्रक्चर देखें नाम क्या होगा. पहला है 1,2 बेंज एंथ्रासीन. अब एंथ्रासीन हम जानते हैं क्या होती है. एक स्ट्रेट लाइन में जब तीनों बेंजीन रिंग जुड़े होते हैं उसको एंथ्रासीन बोलेंगे. एंड इसकी 1 और 2 पोजीशन पे एक और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, सो 1,2 बेंज एंथ्रासीन इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज 3 मिथाइल कोल एंथ्रीन. एंथ्रीन भी हम जानते हैं, इसमें ये पोर्शन एंथ्रीन कहलाएगा जिसमें एक बेंजीन रिंग आगे निकल गई होती है, हमने याद करा हुआ इसे. तो एंथ्रीन में 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो यहाँ से अब देखिए 1, 2 और 3, तीसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल. एंड ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है एल्केन की साइक्लिक, इसका कोल बोला गया है. ये आप ना भी याद रखें तो चलेगा. 3 मिथाइल से आप पहचान सकते हैं और एंथ्रीन से ये स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट इज बेंज पायरीन. ये स्ट्रक्चर पहले नहीं दी गई है इस चैप्टर में, सिर्फ एंथ्रासीन और एंथ्रीन दी गई है. इसको ऐसे याद रखो,
पायरीन से 5 याद रखो, 5 बेंजीन रिंग्स जिसमें फ्यूज्ड होंगी कार्सिनोजन में, उसको बेंज पायरीन बोलेंगे, 1,2 बेंज पायरीन। नेक्स्ट इज 1256 डाई बेंज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन होती है ये स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन में जुड़ी होती हैं 3 बेंजीन रिंग्स। एंड ये पोजीशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको 2 बेंजीन रिंग्स, क्योंकि आईपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है इनकी नंबरिंग। 1 2 अगर इसको नाम करें तो 5 6 पे नहीं जा रही है, उससे ज़्यादा पे जा रही है इसकी पोजीशन। तो ऐसे पोजीशन नहीं याद रखनी है आपको, सिर्फ इतना याद रखें यहाँ से कि 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, डाई बेंज एंथ्रासीन यानी 3 स्ट्रेट बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, उनसे 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इनकी नंबरिंग नहीं याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है 9,10 डाई मिथाइल 1,2 बेंज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन अगेन 3 बेंजीन रिंग स्ट्रेट लाइन में जुड़ी है, एंड 1,2 बेंज यानी एक और बेंजीन रिंग उससे जुड़ी है 1-2 पोजीशन पे। एंड मिथाइल की अगेन पोजीशन नहीं याद रखनी है आपको। देखिए 9-10 बोल रहा है, ये मींस एक 9th पोजीशन में मिथाइल जुड़ा हुआ है, उसके बाद 10th पे, उससे नेक्स्ट पे कार्बन पे ही दूसरा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एटलीस्ट 2 कार्बन का डिफरेंस है इन दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स में। तो सर्टेनली अकॉर्डिंग टू आईपीएससी नंबरिंग नहीं हो रही है, ये कोई दूसरा मेथड इसका। एंड कोल वगैरह भी यही नहीं आते आईपीएससी में, इससे भी ये क्लियर हो रहा है। तो नंबरिंग ना भी याद रखें तो चलेगा, स्ट्रक्चर आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि इसमें 2 मिथाइल हैं और एंथ्रासीन में 1 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। एंड ये इन सभी कार्सिनोजेंस में बी मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन है, एक तो बेंजीन है, इसमें बेंजीन क्या है जिसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं अल्टरनेट वे में, कार्बन सिंगल डबल, एक पूरा बेंजीन है और बाकी एटलीस्ट मोर देन 2 मीन्स एटलीस्ट 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। एंड से हमें प्लस यानी कॉम्बिनेशन समझना है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एंड दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। अब सीधे चलते हैं इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, थ्योरी में भी हैलोजिनेशन के अंदर पूछा गया था। टर्मिनेशन स्टेप के अंदर जो 2 मिथाइल रेडिकल्स फॉर्म होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं और इथेन बन जाता है। सो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि स्टेप पूछा जाए तो टर्मिनेशन स्टेप होगा। एंड एक और चीज़ उसके साथ मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है इथेन की फॉर्मेशन के लिए, तो इट इज़ फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। इसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो हैलोजिनेशन सेक्शन आप पढ़ सकते हैं एल्केन्स के अंदर, जो कि थ्योरी में एक्सप्लेन किया जा चुका है। नेक्स्ट है एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन, आईपीएससी नेम आपको बता रहे हैं इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देख के। तो ये पिछले चैप्टर में जो हमने रूल पढ़े थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर के, उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सबके नाम मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, एंड आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपसे कोई नहीं होता, किसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ हम अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स। ए पार्ट में C4H8 विद 1 डबल बॉन्ड, यानी ये है ब्यूटीन, एंड C5H8 विद 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये है पेंटायन। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थ्योरी में इंक्लूडेड किए हैं एंड हम डिटेल में इनको पढ़ आए हैं। ब्यूटीन के केस में एन ब्यूटीन हो सकता है और आइसोब्यूटीन हो सकता है। एन ब्यूटीन के 2 पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक कॉर्नर में रख दिया जाए और एक सेंटर में। तो टोटल हो गए हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्यूटीन के लिए। ऐसे ही 3 पॉसिबल हैं पेंटायन के लिए भी। पहले में जो कॉर्नर में रख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे रख सकते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड को, दूसरे में सेकंड पोजीशन पे। अब पॉसिबल नहीं होगा इन 5 कार्बन के साथ कोई और पोजीशनल आइसोमर क्रिएट करना, क्योंकि तीसरे पे ले जाएंगे तो दूसरी साइड पे अगेन दूसरे पे हो जाएगा। तो चेन छोटी करनी होगी 4 कार्बन की, एंड उसमें इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो नेक्स्ट कार्बन है उससे हमें ब्रांचिंग करनी होगी। देन
वी विल गेट दिस थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये तीनों ऐसे फॉर्म होंगे पेंटाइन के अंदर। इनकी अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो थ्योरी में देख सकते हैं, यही सेम दोनों एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 13.4, आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं ओजोनोलिसिस के इन एल्कीन्स के लिए, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। पहला है पेंट टू इन, तो 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिखो स्ट्रेट चेन में, और दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो पेंट टू इन हमारे पास मिल जाएगा। एंड कैसे होता था ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट कैसे गैस करते थे, थ्योरी में हमने देखा था डबल बॉन्ड काटना होता है और कार्बन कार्बन CC डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल बन रही है, दूसरी साइड हमारे पास प्रोपेनॉल बन रही है। तो दीज टू विल बी द प्रोडक्ट इथेनॉल प्रोपेनॉल फ्रॉम पेंट टू इन। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है 3,4 डाई मिथाइल हेप्ट 3 इन, तो 7 कार्बन लिखो और तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो और 3-4 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, तो ये कंपाउंड हमारे पास मिल जाएगा। डबल बॉन्ड हटाओ, C डबल बॉन्ड O लगाओ, तो ये कंपाउंड हमारे पास निकल के आ रहा है। 4 इसमें कार्बन है, तो ब्यूटेन 2-ओन पहला कंपाउंड मिल गया। और दूसरा ये इसमें 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और दूसरी पोजीशन में C डबल बॉन्ड है, O है, तो इसको हम बोलते हैं कि पेंटेन 2-ओन। सो दीज 2 प्रोडक्ट्स विल गेट फ्रॉम द सेकेंड एल्कीन। थर्ड है 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, यानी 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, उसमें पहली ही पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है और दूसरी पोजीशन में इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये रही इसकी स्ट्रक्चर। एंड डबल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड तोड़ा और C डबल बॉन्ड O लगाया, तो ये चीज़ हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगी HCHO, इसको मीथेनॉल भी बोलते हैं। इनमें मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाए हैं, ऑफ कोर्स कार्बन की वैलेंस की अकॉर्डिंग 4 वैलेंसी होती है, आप अपने आप लगा सकते हैं, कन्वीनियंस पर्पज़ के लिए मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं। दूसरा यहाँ पे 5 कार्बन का कीटोन है जिसमें तीसरी पोजीशन पर C डबल बॉन्ड लगाया, तो इट विल बी पेंटेन 3-ओन। एंड द लास्ट वन इज 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 4 कार्बन का एल्कीन, पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया और पहली ही पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप उससे अटैच्ड है, तो ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देगी। एंड C डबल बॉन्ड तोड़ा, C डबल बॉन्ड लगाया, तो ये हमारे पास मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। एंड दिस वुड बी प्रोपेनल, तो प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड वुड बी द प्रोडक्ट्स फॉर दिस एल्कीन। Next is question 13.5. An alkene A on ozonosis give a mixture of ethanol and pentane 3-on। उस एल्कीन की स्ट्रक्चर आपको बतानी है। तो जैसे एल्कीन से हम CC डबल बॉन्ड तोड़ के CO डबल बॉन्ड लगाते हैं प्रोडक्ट्स गैस करने के लिए, वैसे अगर प्रोडक्ट्स हमें पता हो एल्कीन्स के तो उनमें C डबल बॉन्ड O को जोड़ के एल्कीन को गैस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, पहला हमें इथेनॉल दिया है, तो ये है इथेनॉल हमारे पास, और दूसरा है पेंटेन 3-ओन, ये रहा पेंटेन 3-ओन। इनमें C डबल बॉन्ड O को दोनों तरफ से हमें मिला देना है, जो एल्कीन हमें मिलेगा दैट उसी का हाइड्रोलिसिस हुआ था, तो इसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ से 3 इथाइल पेंट 2 इन होगा, यानी 5 कार्बन है और दूसरी पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे सॉरी, एंड दूसरी पोजीशन पे एल्कीन का डबल बॉन्ड का ग्रुप लगा हुआ है। सो ऐसे गैस करने होते हैं आपको प्रोडक्ट से एल्कीन को। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13.6। एल्कीन A कंटेन्स 3 CC सिंगल बॉन्ड्स, 8 CH सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 CC पाई बॉन्ड, यानी एक इसमें डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो जैसा ये बोल रहा है वैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाते चलो। 3 सिंगल बॉन्ड है इसमें, कार्बन के 2 हो गए, 3 हो गए, और एक है डबल बॉन्ड। तो ये अगर हम साइड में लगा लें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम गैस कर रहे हैं ये प्रोडक्ट क्या होगा। आगे बोल रहा है ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44। यहीं से क्लियर होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा। अगर ये साइड में डबल बॉन्ड लग रहा है तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा जिसमें 1 कार्बन है, एक दूसरा बनेगा जिसमें 3 कार्बन है, लेकिन वो बोल रहा है कि 2 एल्डिहाइड्स बन रहे हैं ऑफ सेम मोलर मास, तो बीच में आना चाहिए डबल बॉन्ड, क्योंकि बीच में होगा तभी ये
सेम दिखने वाले एल्डिहाइड जिनका सेम मोलर मास है सिमिलर बना पाएगा. So that's how we can say the alkene would be but2ene and not but1ene. इस बेसिस पर हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं. but2ene would be the answer for this question. Next is question number 7. Propanol and pentane 3-one are ozonolysis products of an alkene. आपको बताना है कौन सा एल्कीन होगा ये. तो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, जोड़ देना है आपको. ये रहा प्रोपेनल, यहाँ पे भी अगेन मैंने हाइड्रोजन्स नहीं मेंशन किए हैं, एंड ये रहा प्रोपेन 3-one. इन दोनों को जोड़ा तो वी विल गेट दिस एल्कीन, जहाँ पे 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन का ये एल्कीन है, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया तो 4 इथाइल हेक्सेरीन वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कंबशन रिएक्शन के लिए इक्वेशन निकलनी है फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स के लिए. मैं एक के लिए बता देता हूँ, आप बाकी के लिए इसके हिसाब से आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ब्यूटेन के लिए देख लेते हैं पहले. ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10. हम जानते हैं कैसे ये निकाला जाता है. CnH2n+2 होता है एल्केन का इन जनरल, तो उससे आ जाएगा. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ब्यूटेन में 4 होते हैं. तो यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया. अब O2 यहाँ पे लिख लिया, हमें नहीं पता कितने ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे लग रहे हैं. CO2 और H2 कंप्लीट कंबशन से मिलते हैं, तो इनको यहाँ पे प्रोडक्ट्स में लिख लिया. अब रिएक्टेंट में 4 कार्बन है तो 4 CO2 बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ब्यूटेन में और CO2 में सेम होने चाहिए. और हाइड्रोजन यहाँ पे 10 हैं ब्यूटेन के अंदर, तो इससे आधे ही वाटर बना पाएगा ये ब्यूटेन है, क्योंकि जितने हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है वाटर में उससे डबल है. तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. यहाँ से आपने CO2 और H2 बैलेंस कर लिया. अब ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट्स के हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं. 8 हमारे पास ऑक्सीजन है CO2 में और 5 है वाटर में. 8 और 5 13, तो 13/2 O2 हो जाएगा. इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी सारे जो कंबशन जिनका कंबशन हमें करना है रिएक्टेंट्स का हाइड्रोकार्बन्स का, वो कर सकते हैं. इट्स आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी टफ टास्क नहीं. और आपसे अगेन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ये भी. Question number 13.9. Draw the cis and trans structure of Higgs-2ene. Which isomer will have the higher boiling point? तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि cis आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. इन दोनों का रीज़न क्या है ये थ्योरी में एक्सप्लेन किया जा चुका है. वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट एल्कीन्स का आप वो रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए. अब Higgs-2ene की स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे लिखनी आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है. 6 कार्बन की चेन होगी और दूसरी पोजीशन पे लगा होगा डबल बॉन्ड. एंड हाइड्रोजन को अगर ऑपोजिट साइड्स में आप रख दें तो ट्रांस एल्कीन बन जाएगा. सेम साइड में रख दें तो वी विल गेट सिस एल्कीन. दिस थिंग आल्सो वी हैव क्लियर्ड इन थ्योरी आल्सो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर से पहले. वाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स. अब डबल बॉन्ड्स है इसका मतलब वीक पाई बॉन्ड है, जो कि अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव बनाता है एक मॉलिक्यूल को. लेकिन फिर भी बेंजीन क्यों स्टेबल है ये रेजोनेंस एक्सप्लेन करता है. मैंने लिख दिया है यहाँ पे. रेजोनेंस स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है बेंजीन की. एंड एग्जैक्ट अगर पूछें कि रेजोनेंस में भी क्या है जो स्टेबल बनाता है, जो कि थ्योरी में हमने अगेन किया हुआ है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस को जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपने ज़्यादा नज़दीक अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं. दिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन. सो अल्टीमेट रीज़न इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ अगेन एग्जिबिटेड ड्यू टू रेजोनेंस ओनली. तो रेजोनेंस बोल सकते हैं इसका आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक. इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, जिन तीनों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. पहले प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू आउट द रिंग होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तीनों ही कंडीशंस बेंजीन की लाइट में हमने समझी थी थ्योरी में, तो ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें कुछ, तो आप थ्योरी रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक. तो इन्हीं तीनों रूल्स पे नहीं बैठ रहा होगा भाई सही इनमें से कोई मॉलिक्यूल, तभी नॉन एरोमेटिक होगा.
पहला है एग्जाम्पल इसका, यहाँ पे देखिए कंजुगेशन टूट रही है, दो लगातार सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, डबल सिंगल में होती है कंजुगेशन, तो इसमें तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा रूल वैलिड इनवैलिड हो रहा है, इस केस में वॉयलेट हो रहा है, तो दिस वोंट बी एरोमेटिक, दूसरे रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं सीधे ही स्ट्रक्चर देखते ही। ऐसे ही यहाँ पे भी है, कंजुगेशन टूट रही है, सेकंड रूल वॉयलेट हो रहा है जो हमने 3 पढ़े एरोमेटिक कंपाउंड्स के, तो ये भी नहीं होगा। एरोमेटिक ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरे में कंजुगेशन है लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिफरेंट है 4n+2 से। अगर इनकी वैल्यू अगर आप 0 रखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 रखें तो 6 होंगे, 2 रखें तो 10 होंगे, कहीं भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे उस रूल में। यहाँ पे 8 हैं क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा कंपाउंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिनमें से पहला है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, जो मैंने ऊपर सोल्व किया हुआ है। तो बेंजीन को पहले हम हेलोजिनेशन करेंगे उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, क्योंकि हमें Br2 के साथ उसको ज्वाइन करना है, तो वी विल गेट ब्रोमो बेंजीन फ्रॉम हेयर। रिमेंबर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, पहली थी उसमें नाइट्रेशन, उसके बाद दूसरी हेलोजिनेशन ही थी, तो उससे ही ये लिया गया है। इसके बाद हम ट्रीट करवाएंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, वी विल गेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमो पहले आएगा ऑफ कोर्स है। एंड यहाँ पे पहले ब्रोमीन बनाना इसलिए ज़रूरी था ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि ब्रोमीन एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आगे NO2 हमें पैरा नाइट्रो चाहिए ना, तो ऑर्थो एंड पैरा बनाना ज़रूरी है। अगर इसको नाइट्रोजन ये जो NO2 ग्रुप है नाइट्रेटिंग मिक्सचर से पहले ट्रीट करवाते थे बेंजीन को, तो NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पे हमें ब्रोमो मिल जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पे चाहिए। यही नाम है इसका, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, नाइट्रो पहले दिया हुआ है। बेसिकली दोनों ही साइड से नंबरिंग करने पर इन दोनों ग्रुप्स की पोजीशन सेम आ रही है ना, इसमें 1-4 ही है दोनों साइड से, तो लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे फेल कर जा रहा है। हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा यहाँ पे। ब्रोमीन क्योंकि पहले आता है, बी पहले आता है N से, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 आएगा ब्रोमीन, फिर 4 आएगा नाइट्रो पे, 4 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन इसको बोलेंगे ऐसे। एंड 4 पोजीशन 1-4 वाली हमारी पैरा को इंडिकेट करती है, इसलिए इसको पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं, तो ऐसे इसको नाम देना है। एंड यहाँ हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बन जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ पैरा चाहिए, तो इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स हैं किसी एक ही कंपाउंड के, तो जाहिर सी बात है एक ही कंपाउंड है, तो उन दोनों आइसोमर्स का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी सिमिलर होगा। सिंपल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जिनमें काफ़ी कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से आपने मेथड भी ध्यान रखना है ये कौन सा यूज़ किया गया है। जी हाँ, आप चाहें तो वहाँ भी मेंशन कर सकते हैं पिछले चैप्टर में कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एग्जांपल वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक ही एग्जांपल वहाँ पे गिवन है, पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जा सकते हैं, ऐसा वहाँ पे मेंशन है। दूसरा आपके पास कंपाउंड दिया गया है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अगेन इसमें भी सेम तरीके से नोमेनक्लेचर होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। यहाँ पे पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हमें नाइट्रो बेंजीन बना लेना है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो क्लोरीन ग्रुप आगे मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। Cl2 और एनहाइड्रस Al3 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फॉर्म ऑफ हेलोजिनेशन हो जाएगा एंड मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन नहीं, अगेन मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये जो पोजीशन है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे दी जाती है। ये इसमें उल्टा हो रहा है ना, जो नंबरिंग है और ये जो कॉमन नेम है ऑर्थो पैरा, इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें। नेक्स्ट इज़ थर्ड एग्जांपल, पैरा नाइट्रोटोलुइन हमें बनाना है बेंजीन से। तो यहाँ पे बेंजीन को पहले ट्रीट करना होगा CH3Cl एल्काइल हैलाइड से
टोलुइन यही होता है ना, मिथाइल बेंजीन इसको बोलते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट FC एल्काइलेशन पहले हमें करना है। एंड CH3 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, दिस ऑल ऑफ अस नो। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन हमें यहाँ से मिल जाएगा। हमें सिर्फ पैरा चाहिए, तो अगेन इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। एंड अगेन ये भी एग्जांपल आप यहाँ वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Ortho and para-nitrotoluene are again separated by fractional distillation only. Next and the last compound that we gotta form from benzene is acetophenone, and ये हमें हमारे द्वारा बनाया जाएगा FC एसाइलेशन से। ये है एसाइल ग्रुप, जिसको हैलो कार्बोनिल भी बोलते हैं। FC एसाइलेशन करेंगे तो ये हमारे पास एसीटोफिनोन आ जाएगा। सेम रिएक्शन ये NCERT में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से तेज़ लग रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन द एल्केन, ये आपको फॉर्मूला गिवन है, आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन एटम्स एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ दीज। तो इस एल्केन को पहले एक्सपेंड करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जो कार्बन एक ही दूसरे कार्बन से अटैच है वो प्राइमरी होगा, 2 से अटैच सेकेंडरी और 3 से अटैच और टर्शियरी होगा वो। तो इनकी मैंने मार्किंग यहाँ पे की हुई है। प्राइमरी कार्बन से 15 हाइड्रोजन अटैच हैं, सेकेंडरी से 4 और टर्शियरी से सिर्फ 1 आप काउंट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15। द व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एल्केन चेन ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ब्रांचिंग के साथ। ये भी पॉइंट थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होती हैं बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर कैन बी इजीली सेपरेटेड इनटू वेपर्स बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगेन आप थ्योरी में फाइंड कर सकते हैं। एल्केन्स के अंडर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आइसोमेरिज्म आई थिंक बताया गया एल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। Next is question number 16. Addition of HBr to propene yields 2 bromopropane while in the presence of benzoyl peroxide same reaction leads to 1 bromopropane. Explain करना है इसका मैकेनिज्म। तो अगेन इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। मार्कोनिकोव रूल बताता है ये कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें एडिशन ऑफ HBr करने पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंटम अटैचेड टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो प्रोपीन में बीच वाला कार्बन है उसके पास है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक ही है, तो उस पर अटैच होगा ब्रोमीन और 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट लग जाता है। हमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी जो मार्कोनिकम से मिलेगा उससे अपोजिट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन का। तो इनकी अगेन डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप थ्योरी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ इतना समझना काफ़ी है। मैकेनिज्म पूछा है क्या होगा, ये अगेन थ्योरी में समझाया हुआ है हमने। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13.17। Write down the products of analysis of 1,2-dimethylbenzene orthoxylene, जिसको बोल सकते हैं। एंड आगे भी आपसे एक सवाल पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स लिख देते हैं हम ऑर्थोजाइलिन के। ये रहा ऑर्थोजाइलिन, 1,2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन के। एंड अगेन ओजोनोलिसिस में सेम चीज़ होती है, CC डबल बॉन्ड तोड़ना होता है, C डबल बॉन्ड O लगाना होता है। एक यहाँ से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, दूसरे केस में ये चीज़। एंड ये मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था ओजोनोलिसिस के केस में लास्ट में यह लाइन दी हुई है, एल्कीन्स में और अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए ओजोनोलिसिस का यूज़ किया जा सकता है। तो अदर अनसैचुरेटेड कार्बन में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन की बात करी होगी, देखिए यहाँ पे हो रहा है बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस। बेसिकली हाइड्रोजिनेशन हमने देखी थी, अंडर ड्रास्टिक विगरस कंडीशन हो सकती है बेंजीन की, वो भी तो एडिशन ही था। तो ओजोनोलिसिस भी अंडर ड्रास्टिक और विगरस कंडीशन हो सकती है, ये वहाँ से समझ में आता है। Here in the first case we will get from here CH3CO, C double bond O, C double bond O, CH3 पहला प्रोडक्ट। एंड यहाँ से और यहाँ से हमें सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, फिर C डबल बॉन्ड O H सिम। एंड
थर्ड केस में जब अगर हम अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड को रखें तो हमारे पास यहाँ पे दोनों केस में सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH एंड सेम प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा तीसरा, एंड यहाँ से वही प्रोडक्ट बनेगा ये वाला जो हमने ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब वो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट क्यूक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। सो हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ओजोनोलिसिस पे ऑर्थोजाइलिन के। दिस रिजल्ट सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट क्यूक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर इनमें से एक भी होती तो हमें सिर्फ 2 ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते। पहले केस में तो ये दोनों मिलते एक पोजीशन पे रखने पर, दूसरी पोजीशन पे ये तीसरे वाला और ये दूसरे वाला, तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब दिस एग्जिस्टेंस ऑफ 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन द और इज प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट क्यूक्यूल स्ट्रक्चर। अब इन तीनों के नाम अगर आपसे पूछे जाएँ तो आप लिख सकते हैं ऐसे, पहले वाला में 2,3 डाई, पहला ब्यूटेन है ना 4, सो ब्यूटेन 2,3 डाईओन पहला ये कंपाउंड है। दूसरा हुआ इथेन 1,2 डाईओन एंड तीसरे में 2 ऑक्सोप्रोपेनल इसका नाम होगा। क्योंकि कोई वे नहीं है इनको कंफर्म करने का, एनसीईआरटी ने खुद से नाम दिए हैं, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं इनके नामों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज बेंजीन एंड हेक्सेन एंड इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का पूछा है आपको एसिडिक बिहेवियर। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है एसिडिक बिहेवियर भी साथ से डिक्रीज होता जाता है। ये कंसेप्ट हमने थ्योरी में देखा था। तो इथाइन यानी एल्काइन का सबसे ज़्यादा, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है इस, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन उससे कम, हेक्सेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगी, इसके साथ एसिडिक बिहेवियर डिक्रीज होगा, तो ये होगा ऑर्डर एसिडिक बिहेवियर का इन तीनों केस में। एग्जाम्पल 19 में आपसे पूछा है, व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ईजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद डिफ़िकल्टी। तो इसका रीज़न है बेंजीन रिच सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का, सो इट इज़ ईजिली अट्रैक्ट बाय द इलेक्ट्रोफाइल ओनली। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ अटैक करता है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो भरपूर है उसके पास, तो इलेक्ट्रोफाइल उसको अप्रोच करेगा, न कि न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, न कि न्यूक्लियोफिलिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। पहले इथाइन का एग्जांपल लिया गया है, फिर इथीन बताना है, देन हेक्सेन यानी एल्काइन, एल्कीन और एल्केन तीनों को बताना है। तो इथाइन के केस में हमने देखा हुआ है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में, वी गेट द एरोमेटिक कंपाउंड, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड एज बेंजीन 3 मॉलिक्यूल जब इथाइन के लेते हैं। दूसरा एल्केन के केस में जो कि इथेन के यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, पहले उसकी ब्रोमिनेशन करवाइए तो आपके पास CCl4 की प्रेजेंस में ये होती है विसिनल डाई हैलाइड मिल जाएगा, जिसका हमने देखा था एल्काइंस की प्रिपरेशन में कि अल्कोहलिक केओ से इसको पहले ट्रीट करवाते हैं, फिर NaNH2 से वी गेट इथाइन फ्रॉम हेयर। पहले केस में हमारे यहाँ से निकल जाता है KBr माइनस KBr हो गया और माइनस H2O हो गया, एंड दूसरे केस में माइनस NaBr एंड माइनस NH3 होता है, वी विल गेट इथाइन फ्रॉम हेयर। यही आपसे पूछा था, एक्चुअली पूछा हमसे यहाँ पे बेंजीन था, लेकिन इथाइन से बेंजीन कैसे बनाते हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए इससे आगे मैंने इस रिएक्शन को लिखा नहीं है। तो ऐसे इथाइन तक बनाइए और आगे फिर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बन जाएगा। थर्ड में हेक्सेन से पूछा कैसे बनेगा, तो ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस के अंदर, हम इसको पढ़ आए हैं। एटलीस्ट 6 कार्बन इसमें रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म
अनएरोमेटिक कंपाउंड, जो कि पहले बेंजीन बनता है, 6 कार्बन से बेंजीन बनेगा, 7 से फिर मिथाइल बेंजीन बनेगा जिसको टोलुइन बोलते हैं, 7 से इथाइल बेंजीन बनेगा एंड सो ऑन। तो 6 कार्बन का एल्केन है हेक्सेन, तो इससे बनेगा बेंजीन। इसकी कंडीशंस में हमने लर्न करी हुई हैं। एलुमिना होता है मेन इसमें रिक्वायर्ड कैटलिस्ट, उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर वाले दूसरे कैटलिस्ट भी होते हैं, जैसे एलुमिना होता है Al2O3, तो यहाँ पे Cr2O3 और MO2O3 भी होते हैं इससे सिमिलर। और V2O5 कैसे याद रखना, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से हमने देखा था, वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हमें याद नहीं रखने होते हैं। इस रिएक्शन में हाई इन्वॉल्व होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। Next is question number 21, I think. Write the structure of all the alkenes which on hydrogenation give 2-methyl butane. तो सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2-methyl butane। अब यहाँ से हमें स्ट्रक्चर से देख के क्लियर हो रहा है 3 ही पॉसिबल वेज हो सकती हैं, 3 जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में, फिर बीच में और फिर एंड में। सिर्फ 3 ही पॉसिबल वेज। आप पूछ सकते हैं कि ये तो एक बचा, यहाँ भी तो लगाया जा सकता है। जी नहीं, यहाँ नहीं लगाया जा सकता, ये इसी जैसा बन जाएगा फिर जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन से, ऊपर दौड़ा जाएगा तो अगेन ये वाला फिर दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा जाएगा, तो अगेन वही सिमिलर प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इवेंचुअली देयर आर 3 पॉसिबल एल्कीन्स जिनसे 2-methyl butane बन सकता है। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। पहले क्लोरोबेंजीन 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन का है एग्जाम्पल। आगे फिर दूसरा है, तो इस केस में हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल से इसकी रिएक्शन होनी है एंड इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करना पसंद करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। NO2 ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है विद स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। ये कैसे लर्न करना है मैंने थ्योरी में देखा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रोफाइल लेस प्रेफर करेगा उस बेंजीन रिंग को अटैक करना। तो इसी वे से हम बोल सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिविटी होगी एंड 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे। दूसरे केस में पहले मिथाइल है एंड फिर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है और फिर 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन है। अगेन यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप हम जानते हैं +I इफेक्ट के थ्रू देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पे और फैसिलिटेट करेगा उसको, और चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल उसको अटैक करना, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी होगी। नाइट्रो ग्रुप के आ जाने से अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसके साथ ही रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और 2 नाइट्रो आ रहे हैं तो और डिक्रीज हो जाएगी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। यही यहाँ पे एग्जांपल लिए गए थे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, आउट ऑफ बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टोलुइन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड वाई। तो नाइट्रेशन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। टोलुइन के अंदर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन से, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, वो इंक्रीज करेगा, तो सबसे इजीली यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन से भी इजीली, क्योंकि बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला टोलुइन के अंदर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेंजीन रिंग पे टोलुइन के केस में। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के केस में तो 2 नाइट्रो ग्रुप डिक्रीज ही करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इन सब में लीस्ट इसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, सजेस्ट द नेम फॉर लुईस एसिड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3 विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो FC एल्काइलेशन में AlCl3 की जगह कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं कैटलिस्ट, ये पूछा जा रहा है। इट कैन बी FeCl3, इट कैन बी FeBr3 आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एल्काइल हैलाइड यू टेक। अगर आप इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं तो FeBr3 लेना सही है, तो उस केस में FeBr4 बन जाएगा।
एंड अगर आपने इथाइल क्लोराइड लिया है तो FeCl3 लेना होगा, वहाँ पे FeCl4 माइनस बन जाएगा। तो ऐसे ही AlCl3 के केस में हम इथाइल क्लोराइड के केस में बेसिकली AlCl3 लेते हैं। तो वैसे ही है, यहाँ पे NCERT ने आंसर्स में FeCl3 गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पे वो मेंशन किया, लेकिन FeBr3 भी हो सकता है। एंड ये डिपेंड करता है एल्काइल हलाइड कौन सा लिया है आपने उस पे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। वाई इज वुड रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? इलस्ट्रेट योर आंसर विद वन एग्जाम्पल। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट ऐसा होता है, डिफरेंट साइड प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाई स्टार्टिंग विद ब्रोमोप्रोपेन एंड ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पे हमने दो अल्काइल हलाइड्स लिए हुए हैं, जिनमें से एक ब्रोमोप्रोपेन में है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एंड ब्रोमोब्यूटेन में है इवन नंबर ऑफ कार्बन 4। ये नेसेसिटी है ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि दो इवन अगर कंबाइन करते हैं तो उनका इवन ही बनेगा, दो ऑड कंबाइन करते हैं उनका भी इवन बनता है। तो ये नेसेसिटी है, एक इवन होना चाहिए एक ऑड होना चाहिए अल्काइल हलाइड्स के लिए, ऑड एल्केन बनाने के लिए एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन 3 और 4 कंबाइन करके बना लेंगे हेप्टेन, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हेक्सेन एंड ऑक्टेन एज अ साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिलेंगे हमें इस प्रोडक्ट के अलावा। एंड हमें ये चाहिए नहीं, ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिजायर्ड होता है हमारा, वही ऑब्टेन कर लेकर रिएक्शन की जाती है। तो हेक्सेन एंड ऑक्टेन अगर साइड प्रोडक्ट बनाए तो हमारा पर्पस फेल हो जाएगा। कैसे बनेंगे ये? ऑफ कोर्स ब्रोमोप्रोपेन वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपस में तो कंबाइन करेगा, 3 कंबाइन करेंगे तो 6 बनेगा हेक्सेन, ब्यूटेन आपस में कंबाइन करेंगे 4 तो ऑक्टेन बन जाएगा। तो इसलिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन प्रिपेयर करने के लिए वुड्स रिएक्शन नहीं ली जाती, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इवन वाले के लिए ही ये वैलिड होती है। यहाँ पे देखिए, जैसे हेप्टेन आप मेजर प्रोडक्ट चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा हेक्सेन और ऑक्टेन भी बन गया तो वेस्ट हो गया ना काफ़ी रिएक्टेंट, आप नहीं चाहते थे ये दोनों बने, इसलिए ऑड वाले के लिए ये मेथड लगाया ही नहीं जाता था है। एंड ये मैंने थ्योरी में आपको बोला था कि यहाँ समझेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया ये पॉइंट। एंड नाउ वी आर डन विद द NCERT एक्सरसाइज आल्सो। अब यहाँ पे सिर्फ NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास इस चैप्टर के करने के लिए, सिर्फ 10 है उनका नंबर, तो देख लेते हैं, उनको भी यहीं पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मास के साथ इंक्रीज होता है और ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता है। ये दो कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। एंड ऑप्शंस देख के हमें पता लग रहा है कि एक ही अगर सेलेक्ट करें हम तो उससे किया जा सकता है। सी पार्ट देखिए पेंटेन है, बाकी सब में एक ए पार्ट में ब्यूटेन है 4 कार्बन है, एंड जो बी और डी पार्ट है उसमें पेंटेन की ही ब्रांचिंग हो रही है। एक ब्रांच कर लिया 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा, 2 ब्रांचेस कर दी, यानी पेंटेन की ब्रांचिंग हो रही है, तो उससे तो कम ही होगा ना। तो पेंटेन में 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। डी हो गया सीधे इसका आंसर, आपको एक ही करने की ज़रूरत थी, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द हेलोजेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एल्केन्स। तो ये हेलोजिनेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हमने एल्केन्स की रिएक्टिविटी के अंदर पढ़ा था। एंड ये अगर यहाँ भी ना दिया होता ना क्वेश्चन, तो भी हम जानते थे पीरियोडिसिटी चैप्टर से, और ऊपर से नीचे आने पर डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है हेलोजेंस की। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, आयोडीन की लीस्ट, तो वही यहाँ पे ऑर्डर फॉलो होगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन लीस्ट। ए वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl, इसका क्या होगा? तो ये प्रिपरेटरी मेथड होता है एल्केन्स का, सेकंड है, पहला हाइड्रोजनेशन था, उसके बाद ये आता है। एंड ये अगेन डिपेंड करता है जो एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, जिसमें वो वीक होगा, आसानी से तोड़ा जाएगा, उसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी।
आयोडीन सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, ये वीकेस्ट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन देगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की सबसे ज़्यादा होगी एंड RCl की सबसे कम होगी, क्योंकि Cl इनमें सबसे छोटा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाएगा। बी हो गया इसका आंसर। RF इसमें रिएक्शन देता ही नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है। ये पॉइंट हमने थ्योरी में कवर किया हुआ है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट IPSC नेम बताना है इस कंपाउंड के लिए आपको, तो सीधे देख सकते हैं आप इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं 8 आ रहे हैं, तो ऑक्टेन होगा इसका बेस नेम। एंड 3 और 6 दो पोजीशन पे इस पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ई पहले आता है एम से, मिथाइल बाद में, इसलिए इट वुड बी 3,6 डाई इथाइल एंड 2 मिथाइल ऑक्टेन। दैट वुड द राइट IPSC नेम फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। एडिशन ऑफ HBr टू ब्यूटीन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स A, B एंड C। इस मिक्सचर में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर, ये आपसे पूछा है। तो HBr 1 ब्यूटीन से ऐड हो रहा है एंड यहाँ पे मार्कोनिको रूल लगेगा। ऑफ कोर्स ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनाएगा वही मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। A एंड B में हम देख रहे हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें कार्बन अटैच्ड है 2 डिफरेंट कार्बन से, ये जो सेंटर वाला है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमें फॉर्म होगा। तीसरे में सिर्फ प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अल्काइल हलाइड इसमें प्राइमरी ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो वही मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो A एंड B विल बी ऑब्टेन एज मेजर प्रोडक्ट एंड C एज माइनर प्रोडक्ट। यू कैन डू इजीली विद मार्कोनिकोव रूल। A हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक ही कार्बन के पास अगर 2 सिमिलर ग्रुप जुड़े हों तो वहाँ पे चेंज होने की डबल बॉन्ड के अराउंड एटम्स को इन स्पेस कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो GI शो नहीं करता सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सेम ग्रुप देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, 2 मिथाइल ग्रुप कार्बन से अटैच है, तो D हो गया सीधे इसका आंसर। सीधे देखते थे से ही बनता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपीन। एल्काइल हलाइड की एल्कीन के साथ रिएक्टिविटी, कौन सी रिएक्शन होती है ये? इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन एंड, जैसे पीछे हमने देखा था एल्काइल हलाइड की रिएक्शन हुई थी जिंक एंड HCl के साथ, तो वहाँ पे जो ऑर्डर था रिएक्टिविटी का अल्काइल हलाइड्स का, वही यहाँ पे हाइड्रोजन हलाइड्स का होगा। जो वीकेस्ट बॉन्ड होगा वो आसानी से टूटेगा एंड वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे HI वीकेस्ट है तो ये सबसे पहले टूटेगा एंड इसकी रिएक्शन मैक्सिमम होगी। HCl सबसे बाद में टूटेगा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, तोड़ना सबसे मुश्किल है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा यहाँ पे। सो C हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनाइन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज़ करेंगे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को। ये अल्टरनेट वे में हमने वहाँ पे याद रखा था। मिथाइल ग्रुप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये डिक्रीज़ करेगा स्टेबिलिटी और यू कैन से अनस्टेबल करेगा कार्बोनाइन्स को। तो C ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है हमारे जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है उससे, एंड A ऑप्शन में एक कार्बन दूर है, तो इसका इम्पैक्ट कम होगा इसको डीस्टेबलाइज करने में, C वाले का ज़्यादा होगा, तो C इनमें लीस्ट स्टेबल होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस के अंदर C लीस्ट स्टेबल है एंड मिथाइल ग्रुप डिक्रीज़ करता है इसकी स्टेबिलिटी को, ये हम जानते हैं। तो इससे आगे आएगा A एंड देन B जिसमें कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। B की स्टेबिलिटी इनमें सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करता कार्बोनाइन्स की, तो A एंड C में डिक्रीज़ होगी B के कंपैरिजन में। ये आप सीधे भी कर सकते थे, B में हमें मिथाइल ग्रुप नहीं दिख रहा कोई, A और C में दिख रहा है, तो B की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इनमें, तो B हो गया आंसर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे B की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा एक ही ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज द एल्काइल हलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन विद एल्कोहलिक KOH।
तो बीटा एलिमिनेशन में हमने देखा था कि कार्बोकटायन की वहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन होती है एंड जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होगा वही ये रिएक्शन देगा। एंड हमने देखा भी था ये ऑर्डर वहाँ पे गिवन है, टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये गिवन भी है एग्जैक्ट रिएक्टिविटी का ऑर्डर वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पार्ट में टर्शरी कार्बोकटायन की पॉसिबिलिटी है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ए की सबसे ज़्यादा, 2 ऑप्शन में है ए और डी, तो इस आगे भी जाना होगा आपको। सेकंड केस में सिर्फ प्राइमरी ही कार्बोकटायन बन सकता है क्योंकि एक ही कार्बन है जिससे ये जुड़ेगा। एंड इस केस में सेकेंडरी कार्बोकटायन बन सकता है यहाँ से सी के केस में, इवन दो बी आर यहाँ पे जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ रीअरेंजमेंट होगी जिसकी वजह से सेकेंडरी यहाँ पे बन सकता है। जहाँ पे बनेगा पॉसिबिलिटी हो सकती है वहाँ पे बनता है, बन सकता है तो बनेगा। तो सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बोकटायन यहाँ पे बनेगा, ए वुड बी मोस्ट स्टेबल एंड देन सी क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटायन बन रहा है, एंड बी में सिर्फ प्राइमरी बन रहा है, इट वुड बी लीस्ट स्टेबल, तो इट वुड बी अगेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द रेट ऑफ द रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स के केस में, क्योंकि सबसे पहले जो सब मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होता है वही बनता है। नाउ वी हैव गॉट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन कौन सी रिएक्शन में हो रहा है ये आपसे पूछा है। एक्चुअली ये सारी ही रिएक्शन एनसीईआरटी की हैं, तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं और सीधे भी आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। हम जानते हैं इनकम्प्लीट कंबशन से मीथेन के कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सीधे सी मार्क कर सकते हैं और एलिमिनेट भी किया जा सकता है। पहली रिएक्शन जहाँ पे मीथेनॉल बन रहा है, इट इज़ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, 3 टाइप की होती है ये, कॉपर की प्रेजेंस में अल्कोहल बनता है। आगे फिर एक और है ये MO2, ये उसी की नीचे आती है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है, इसके नीचे फिर एसिड बनता है। ये दूसरी रिएक्शन भी एग्जांपल है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का। एंड लास्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है जहाँ पे CO2 और H2O बन रहे हैं, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और सीधे भी कर सकते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन एनसीईआरटी के ही हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने कवर किए हैं और इस चैप्टर की थ्योरी को भी डिटेल में कवर किया जा चुका है। इससे आगे जो MCQ 2 टाइप दिए हुए हैं ये इनमें 2 या 2 से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस हैं जो कि नीट में नहीं पूछे जाते, तो वी शुडंट डू दैम। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी है या फिर इन जनरल नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीच यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।